हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो आज हम लोग सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट सामाजिक विकास के विषय में बात करेंगे। तो उसमें कल मैंने आप लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ के विषय में बताया था, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के विषय में। आज हम बात करेंगे कि हमारा सामाजिक विकास क्या है, किस तरह से हमारा सामाजिक विकास हो रहा है और मानव विकास किस प्रकार से हो रहा है, वो सब बात करेंगे। सामाजिक विकास के डेफिनेशन क्या है, उसके आयाम क्या हैं और जनगणना जो हुआ था अपना 2011 की जनगणना, 1956 के जनगणना, इन सबों के विषय में हम बात करेंगे। 2015 की स्थिति क्या थी वो सब जानेंगे। सामाजिक विकास जो है वो क्या क्या हो रहा है, किस तरह से होना चाहिए और क्या क्या अभी होना है, ये सब हम बात करेंगे। तो और कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने अपना क्या क्या मत दिया है सामाजिक विकास पे, मानव विकास पे, वो हम बात करेंगे। सो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचाने का कोशिश कीजिए। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, उसे सब्सक्राइब करने के लिए और उसे देखने के लिए। मेरे व्यूज़ भी अच्छे जा रहे हैं और लोग मेरे वीडियोस को देख भी रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आप लोग को। और वीडियो शुरू करते हैं हम और देखते हैं कि सामाजिक विकास क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि मानव विकास क्या है। तो सबसे पहले हम सामाजिक विकास के फैक्टर जो हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो ये चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है कि फैक्टर क्या है, अगर ये हम जानते हैं तो हम पढ़ लेंगे। जो सोशल डेवलपमेंट के जो डेफिनेशन है वो यहीं से जुड़े हैं, व्यक्तिगत कारक और वातावरण संबंधी कारक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, जिसमें पहला है पर्सनल फैक्टर और दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक, अब सोशल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो तीन है। शारीरिक ढांचा और स्वास्थ्य क्या है, दूसरा बुद्धि है और तीसरा संवेगात्मक विकास इमोशन डेवलपमेंट है। परिवार संबंधी कारक में हमें पढ़ना है परिवार का वातावरण, विद्यालय व उसका वातावरण, समूह और मित्रों का प्रभाव, आस पड़ोस व समुदाय, सूचना व जनसंचार के साधन, जाति व वर्ग, और सातवां है लैंग्वेज, भाषा। इसे भी अच्छे से देखना है। तो ये हमारे इसके जो फैक्टर है, इसके अफेक्ट हो गए, ये दो, मतलब अफेक्ट दो हैं और इन सबों को डिवाइड कर दिया गया है इन सब में। तो उसको मैं डिफ़ाइन नहीं कर रही हूँ, आप लोग को, आप लोग समझ ही सकते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आज मुझे दो ख़त्म करना है, सोशल डेवलपमेंट और वो, तो उससे मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, आप लोग उसे समझ लीजिएगा। तो आज हम सामाजिक विकास के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये जानने से पहले कि सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास मतलब जो सामाजिक विकास हमारा है उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, मानव विकास जो है, वो कहीं ना कहीं उसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज के अंदर व्यक्ति ही है और व्यक्तियों से ही समाज है। ठीक, तो ये चीज़ है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख तो दिया, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और यही इसका डेफिनेशन में यहाँ पे कुछ सोशियोलॉजिस्ट के भी मत को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को ये सामाजिक विकास की कुछ मतलब और भी इसे डिफाइन कर रही हूँ, वो मैं बता देती हूँ, वो लिखी नहीं हूँ मैं। तो मैं देखते हैं कि सामाजिक विकास की अवधारणा उस समय प्रचलित हुई जब तीसरी दुनिया के देशों ने आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न शुरू किया। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि तीसरी दुनिया क्या थी। तो जब हमारा पूंजीवाद शुरू हुआ था, पूंजीवाद जब शुरू हुआ तो जो हमारा देश था, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, ये सारे देश जो है, पाकिस्तान जो है वो गरीबी के वजह से था, मतलब पूंजीवाद आ जाने के कारण बहुत काफ़ी दिक्कत हुआ था, क्योंकि मतलब जो बाहरी लोग थे वो, उन लोगों ने आके अपना यहाँ पे अलग अलग प्रकार के व्यापार डाले और उसे लोगों को पहले मतलब लुभावे, लाभान्वित किए उन सब चीज़ों से, फिर उसे महंगा कर दिए, लोगों को जकड़, मतलब उस चीज़ों से लोगों को जकड़ लिया इन्होंने। तो ये हमारा तीसरा देश था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सामाजिक विकास की अवधारणा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें विकास एक सतत परिवर्तन की प्रक्रिया है। विकास
सामाजिक संरचना के प्रत्येक पहलू में होता है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो या फिर सांस्कृतिक। सामाजिक विकास के अंदर हमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इन सब को देखना और इन सब को पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि मूरे और पार्सन्स ने स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन मॉडर्न सोसाइटी में सामाजिक विकास को उल्लेख किया। ये आप लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के जैसे क्वेश्चन बेस में आ सकता है। अब हम अकॉर्डिंग टू हॉबस के पढ़ेंगे कि इन्होंने कहा कि सामाजिक विकास के अर्थ को मानव मस्तिष्क के विकास से लगाया है, जिससे मनुष्य का मानसिक विकास होता है, अनंतर सामाजिक विकास का होता है। मतलब इन्होंने कहा कि अगर सामाजिक विकास हो रहा है तो वो तभी हो रहा है जब मानव के मस्तिष्क, मतलब मानव के मस्तिष्क में विकास हो रहा है, मानव विकास हो रहा है, मानव विकास हो रहा है तो ही सामाजिक विकास भी हो रहा है। अब हम वार्नर के हिसाब से पढ़ेंगे। वार्नर ने कहा कि व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि सामाजिक विकास है। किम ने कहा कि सुविधा विहीन वर्गों का विकास, संतुलित विकास ही सामाजिक विकास है। मतलब जिन वर्गों में सुविधाएं नहीं है, जिन वर्गों तक सारी सुविधाएं पहुंच नहीं पाती है, वो सारी चीज़ें अगर सारे वर्गों तक पहुँचे और सारी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति है तो ही इसे हम विकास कहेंगे। और इन्होंने समानता पर बल दिया था। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखेंगे कि सोशल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हम जानते हैं कि सामाजिक विकास जो है वो निरंतर एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता रहता है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, समाज के सभी वर्गों को समानता के स्तर पर लाने का प्रयास सोशल डेवलपमेंट करता है। मानव जीवन के सभी पहलुओं में सुधार से संबंधित सोशल डेवलपमेंट है। इसमें परिवर्तन समाज में हो रही प्रगति के अनुरूप होता है सोशल डेवलपमेंट के अंदर। फिर हम देखते हैं कि समाज के श्रम विभाजन में वृद्धि हो जाती है और सामाजिक व्यवस्था में जन्मजात योग्यता के स्थान पर मनुष्य को उसके कार्य कौशल के आधार पर पहचाना जाता है। ये भी सोशल डेवलपमेंट में होता है। अब सामाजिक विकास के आयाम क्या क्या हैं तो वो हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक विकास के आयाम में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया, जिसमें उन्होंने मौलिक जो हमारे मतलब जो एक मनुष्य का जो मौलिक आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सबों की जब समुचित पूर्ति हो, इनके विषय पर बात किया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम स्तर जैसे पोषक आहार, प्रदूषण रहित वातावरण, चिकित्सा के विषय में बात किया। फिर इन्होंने बिजली, परिशुद्ध पानी, परिवहन, संचार जैसी बुनियादों पर बात किया। मतलब ये सब सबके लिए पूर्ति हो, सुलभ हो, इस पर बात किया। फिर इन्होंने विदेशी निर्भरता कम करके राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के सचेत का प्रयत्न किया। राष्ट्र के स्वाभिमान, अस्मिता, राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखने के विषय में भी इन्होंने बात किया। अब हम यहाँ पे लिटरेसी, साक्षरता क्या थी उसके विषय में बात करेंगे। तो आज हम 1951 की साक्षरता और 2011 की साक्षरता के विषय में बात करेंगे। इन दोनों में कितने डिफरेंट है। फिर 2015 का भी है, वो मैंने लिखा नहीं है। और तो हम देखते हैं कि 1951 में साक्षरता दर 18.33% था, जिसमें पुरुषों की संख्या 27.16% था और स्त्रियों का 8.86% था। फिर 2011 में हम देखते हैं कि जो लिटरेसी थी वो 64.84% था, जिसमें पुरुष थे उनका 75.26% और जो स्त्री थी उसका 53.67% था। तो ये हमारे डिफरेंट भी हो गए। ये भी क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछ दे, तो इसको भी आप लोग प्रिपेयर रखिएगा। अब हम ड्रिंकिंग वाटर क्या था, ये भी हुआ था जल के विषय में, मतलब जल सुधार के विषय में और जल सब तक पहुँचे इसके विषय में भी हुआ था। तो पहली योजना जो हुई थी 1951 से 1956, मतलब इसके बीच से लेके 2010 और 2011, मतलब 1956 से लेके 2011 तक के बीच में मतलब कितना क्या क्या कार्य हुए थे ग्रामीण पेयजल के विषय में, वो हम देखते हैं कि 1956 से 2011 तक 1,35,000 करोड़ ग्रामीण पेयजल पर खर्च किया गया था। इतना रुपया ग्रामीण पेयजल पर खर्च किया गया। दूसरा हम देखते हैं कि 1,54,000 गाँव में पानी, मतलब 1.5 लाख गाँव में पानी का स्रोत उपलब्ध कराया गया और 8,394 गाँव बिना पानी के स्रोत में शेष रह गए थे। मतलब 1956 से 2011 के बीच ये पेयजल वाली जो स्थिति थी उसमें 8,394 गाँव अभी शेष रह गए थे। एम एस ए राव ने सामाजिक विकास की अवधारणा को समझाते हुए कहा कि यह एक आर्थिक विकास से इस अर्थ में भिन्न है, यह समाज के विकास में समग्रता पर बल देता है। मतलब
हर तरह से विकास हो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सब का अगर विकास हो रहा है तो ही सामाजिक विकास हो रहा है। इन्होंने समग्रता विकास पर बात किया था MS राव ने। तो हमारा ये सोशल डेवलपमेंट हो गया। आज सोशल डेवलपमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स सोशियोलॉजिस्ट के विषय में। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। तो सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जब सामाजिक विकास में पढ़ा रही थी, कि अगर समाज है, अगर सामाजिक विकास है मतलब व्यक्ति है तभी सामाजिक विकास है। जैसे कि व्यक्ति ये है ना, क्या कहते हैं उसको, जो पहलू बनना है पहले व्यक्ति, परिवार, व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था, समाज, समुदाय, ऐसा करके। तो व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति है, तभी कहीं ना कहीं यहाँ समाज है। मतलब समाज के अंदर ही तो व्यक्ति है और व्यक्ति से ही तो समाज है। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ उपलब्ध मानव शक्ति की व्यवस्था एवं उसके विकास पर निर्भर करता है। अर्थात किसी समाज या देश का विकास केवल आर्थिक विकास पर निर्भर ना करके विकास के अन्य आयामों जैसे मानवीय सामाजिक विकास पर निर्भर करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में अपनी मानवीय अवधारणा को पुनर्जीवित किया और मानवीय सूचकांक में कहा कि किसी भी देश की आय बढ़ने पर वहाँ के नागरिक मूल्य रूप से भूखे नहीं रहेंगे। मानवीय विकास मोटे तौर पर समग्र मानव कल्याण को संबंधित करता है और UNDP ने इस सूचकांक की व्यवस्था की है, जिसका उद्योग स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन के आधार पर मानवीय विकास की स्थिति को मापने के लिए किया जा सकता है। इस सूचकांक को मापने में संकेतकों प्रत्याशा, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता दर तथा शिशु मृत्यु दर शामिल हैं। अब हम इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि आर्थिक विकास का प्रभाव क्या है। तो हम देखते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास पर शुरू से मानव शक्ति में वृद्धि होने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह वृद्धि कुछ समय तक चलती रहती है। यदि निरंतर मानव शक्ति में वृद्धि होती है, इनका विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिन देशों में पहले से ही मानव शक्ति अत्यधिक है, वे राष्ट्र विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। वहाँ बढ़ती मानव शक्ति आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसी बाधा को हटाने के लिए मानव शक्ति का नियोजन आवश्यक है। तो ये चीज़ हो गया, ये डेवलपमेंट का प्रभाव हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हम ये देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का हो जाएगा कि उच्च सोशल डेवलपमेंट में उसकी जो सापेक्षता है वो नीची आय में केरल है, निम्न मानवीय विकास के साथ उच्च आय हरियाणा का है, और तीव्र आर्थिक विकास किंतु निम्न मानवीय विकास राजस्थान का है। मंद आर्थिक विकास के साथ मंद मानवीय विकास पश्चिम बंगाल है। आर्थिक और मानवीय एक दूसरे को परस्पर बढ़ाते हुए पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। आर्थिक और मानवीय विकास एक दूसरे पर आंध्र प्रदेश पर प्रभाव डालते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, ये सब चीज़ें हैं। अब हम मानव शक्ति की वर्तमान स्थिति 2011 के बात करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की मानव शक्ति की 125 करोड़ को पार कर चुकी है। वर्तमान भारत जो है वो मानव शक्ति 125 करोड़ पार कर चुकी है। जनसंख्या का 62% ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। मतलब जो मानव है वो जनसंख्या का 62% जो है, 62% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 38% मानव शक्ति कस्बों एवं नगरों में निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ये देखा गया था कि 1000 पुरुषों में 940 स्त्रियाँ थी। अभी तो शायद ज़्यादा हो गया है, तो ये चीज़ देखा गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि शिक्षित मानव शक्ति जो है वो 65% थी और मानव की प्रत्याशित आयु 31 वर्ष थी। भारत में 14 वर्ष तक के बच्चों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 36 था, जो अन्य देशों की तुलना में अधिक है। फ्रांस में 24% था, अमेरिका में 21%, ब्रिटेन में 29%, जबकि भारत में 14% था। 7% मानव शक्ति ऐसी है जिसकी आयु 60 वर्ष या अधिक है। 36% मानव शक्ति वृद्धों तथा बच्चों की है और 57% जो है वो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्षों की आयु के लोगों की है। भारत में कार्यशील जनसंख्या मात्र 37% है, अभी ये भी बढ़ गया होगा। जर्मनी में 73% थी और फ्रांस में 43% थी। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, और ये जनगणना वाला भी मैंने लिखा है नीचे,
सॉरी लिखा नहीं है मैंने, सिर्फ फ़ोटो मैंने पीडीएफ में डाल दिया है, क्योंकि ज़रूरी है वो चीज़, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। भारत की कार्यशील जनसंख्या का 38% कृषि है, 26% कार्य श्रमिक है, 2% में वन बछली और बागान है, 10% में खानों घरेलू उद्योग धंधों वृद्ध उद्योगों और 7% व्यापार एवं वाणिज्य में है, 15% अन्य कार्यों में लागू है। फिर हम देखते हैं कि 14 दिसंबर 2015 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हम देखते हैं कि कुल 188 देशों में भारत का स्थान 130वां था। 2011 की जनगणना में हम देखते हैं कि 187 देशों में भारत का स्थान 135वें स्थान पर, भारत का स्थान जो है वो 135वां था। अब यहाँ पे सामाजिक सूचकांक हमने लिख दिया है कि 2015 की स्थिति क्या थी और 2020 की संभावना क्या है। तो ये चीज़ है, ये आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ये सब है। तो मैंने आज आप लोग को ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट पे दे दिया है। कल का हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है, और जो हम कल वीडियो आप लोग को देंगे उसमें हम आप लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय में बता देंगे कि सतत विकास क्या है और उसके 17 गोल्स क्या हैं। तो ये जो दोनों हैं इसमें मैंने शॉर्ट में ही इन सबों को बताया है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और कल का जो हमारा वीडियो रहेगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे रहेगा, और उसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं श्योर हूँ कि 90% क्वेश्चन तो 90% अगर आप सतत विकास पढ़ ले रहे हैं तो 90% उम्मीद है कि उसमें से क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा ही पूछेगा, चाहे उसके 17 गोल्स उठा के पूछ दे या कुछ भी पूछ दे, लेकिन सतत विकास ज़रूर पूछेगा। तो सतत विकास और ऑब्जेक्टिव जो है ज़्यादा से ज़्यादा सतत विकास से बनेंगे। तो कल मैं सतत विकास पे वीडियो देने के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट, इन सबों का ऑब्जेक्टिव भी कुछ तैयार करके आप लोग को दे दूँगी। सो जो आज हम लोग का वीडियो था वो ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, और कल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचाने का कोशिश कीजिए।